बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तारिक अजीज और हम सेकंड सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सर गुलाम अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। और अब हम नेक्स्ट सेशन में सबसे पहले बात करेंगे जो स्कूल लेवल पर इस पे बात हो चुकी है काफ़ी हद तक। क्रैमिंग, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो क्रैमिंग और मेमोराइजेशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, मार्क्स के पीछे लगे होते हैं और क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी जो है वो काफ़ी कम होता है हमारे माहौल में और पूरे पाकिस्तान लेवल पर देखा जाए तो आप क्या समझते हैं, क्रैमिंग भी इतना इम्पोर्टेंट है या क्रिएटिविटी पे भी हमें फोकस करना चाहिए? और अगर क्रिएटिविटी, ये सारे कैसे हम क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ कैसे लेके जा सकते हैं स्टूडेंट को? फरग अजीज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सलीम भाई के साथ मैंने काफ़ी कुछ बातें की थी इस हवाले से। तो जहाँ तक उसकी बात है क्रिटिकल थिंकिंग की, वो है हायर लेवल ऑफ, वो है डोमेन है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पे डिपेंड करता है। इसमें जो कॉग्निटिव डोमेन होता है, कॉग्निटिव डोमेन और एक अफेक्टिव डोमेन और एक साइकोमोटर डोमेन है। जो कॉग्निटिव डोमेन है, इसमें सबसे पहले नॉलेज जो आता है, इंफॉर्मेशन, बंदे के पास इंफॉर्मेशन का होना जरूरी है। तो बेसिक बेसिक शुरू शुरू में जो है ना, बच्चे को हम क्रिटिकल लेवल पे नहीं ले जा सकते। मिसाल, एक बच्चे को एबीसी पढ़ाना है तो फिर वही चीज ही पढ़ाना होता है, उसमें फिर याद भी करवाना पड़ता है, क्राइमिंग जिसे कहते हैं, जैसे याद करना पड़ता है इनको। अब उसके बाद जब इंफॉर्मेशन अब आए हैं तो उसको कैसे प्रोसेस करें, वो अगला स्टेप है। मिसाल एबीसी सीख गया जी, एबीसी को फिर जोड़े कैसा, इस तरह जोड़ना है। जैसे मिसाल पे तो बुक लिखा, बच्चे को बुक लिखना सिखाया, कैसे बी डबल ओ के बुक बेटा, और सिंगल सिलेबस है। फिर उसके बाद जो है अगला स्टेप, टू सिलेबल जो है ना वो वाला करेंगे, सिंगल सिलेबल और टू सिलेबल, यानी ढाई सिलेबिक वर्ड को हम सिखा लेते कि फिर उसके बाद ट्राई सिलेबिक, पॉलीसिलेबिक जो वर्ड्स है आहिस्ता आहिस्ता ऊपर बढ़ते हैं। ये ब्यूटीफुल है। जब हम 6th क्लास में थे, हमें अंग्रेजी पढ़ाया हुआ, हमें अंग्रेजी 6th क्लास से पढ़ाया। तो उस वक्त जो है एलिफेंट में स्पेलिंग जो है ना, हमारा टीचर ELEPHANT, एलिफेंट, जल्दी से बताओ। हैरान होते थे, भाई यार एलिफेंट में स्कूल इतनी जल्दी बता दिया, टीचर बहुत काबिल है। तो ये ऑर्डर की बात थी, यानी वो मुख्तलिफ लेवल से होकर इधर आए थे। उसके लिए तो आसान था, हमारे लिए मुश्किल था क्योंकि हम फर्स्ट टाइम सीख रहे थे। तो लिहाजा जो है टीचर को ये सब कुछ पता होता है, वो अपने हिसाब से कर रहा होता है, उसमें ज्यादा इंटरप्शन अच्छा नहीं लगता। बच्चा जो है अगर एक चीज सीखता है तो वो उस लिखना भी सीखता है या नहीं सीखता। एक हर्फ अगर जोड़ना सीखता है तो फिर उसको तोड़ना भी वो जो है जानता है या नहीं है। फिर उसके बाद अगले स्टेप, फिर अगले स्टेप पे आगे जाके क्रिएटिव थिंकिंग आ जाती है। मिसाल के तौर पर आजकल के ऐसे आते हैं, एवेल्युएट के लफ्ज के साथ आते हैं, क्रिटिकली एनालाइज के साथ जो ऐसे आते हैं सीएसएस वगैरह में या जीबी कम्पिटेटिव में। तो आपको वहां पे एनालिटिकल थिंकिंग की जरूरत है, वहां पे आर्ग्यूमेंटेशन की जरूरत होती है। क्रिटिकल थिंकिंग कोई अलग चीज नहीं है, आर्ग्यूमेंटेशन करना, आप जो बात कर रहे हैं इसको जो है ना जस्टिफाई करना मुख्तलिफ सवालों से, कॉन्टेक्स्ट से, इसको कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। तो ये, और एक और जो वो है इसमें सेल्फ रिप्रोडक्शन, वो हमारे तो क्या पूरे पाकिस्तान के बच्चों में कम है, ये ना होने के बराबर है। बच्चे खुद से लिख नहीं सकते, या तो बच्चा जो है वो किताब से याद करता है या टीचर का दिया नोट्स याद करता है, किसी सेंटर में जाता है, किसी अच्छे सेंटर के नोट्स को याद करके वही लिख लेता है, उसके अच्छे नंबर आ जाते हैं। ये सिलसिला बंद होना चाहिए। इसके लिए बड़े लेवल पे काम करना पड़ेगा हमें, गाँव लेवल पे भी, और इसके लिए गवर्नमेंट को भी कुछ करना पड़ेगा कि वो मोंटेसरी सिस्टम इंट्रोड्यूस करे। दुनिया में हर जगह पे मोंटेसरी सिस्टम है, हमारे यहाँ नहीं है गवर्नमेंट लेवल पे। तो मोंटेसरी सिस्टम इंट्रोड्यूस करेगा तो बच्चा पहले जो है, सबसे पहले बच्चे को ये चीजें सिखा दे, बेसिक स्किल्स सिखा दे, लिसनिंग सिखा दे, उसको बोलना सिखाए। आप एक मिसाल के तौर पर कॉमन जो हमारे लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं उसके साथ साथ एक और लैंग्वेज सिखाए, बचपन में ही उर्दू सिखाए, साथ साथ मिक्सिंग ना करें, उर्दू भी साथ सिखाए, इंग्लिश भी सिखाए, लेकिन सिखाए तो जरूर, बोलने दे बच्चे को, इंकरेज करें, ताकि वो फिर जो बच्चा सुनता है, जो बच्चा बोलता है, वो आराम से लिख भी सकता है, उसकी राइटिंग में भी बेहतरी आती है ऑटोमेटिकली। अगर आप एक चीज मुसलसल सुनते हैं तो लिखने में भी आपको आसानी होती है, वो लैंग्वेज फिर बोलने में भी आसानी होती है। अगर बच्चे सुनता ही नहीं है, उसको सिर्फ लिखने का माहौल देगा
तो फिर बड़ी मुश्किल पेश आती है। लिहाजा नर्सरी लेवल पे 1 2 3 तक बच्चों के जो है ना जो स्किल्स है वो डेवलप करें। सबसे पहले जो है ना लिसनिंग स्किल, रीडिंग स्किल्स। रीडिंग हमारे टीचर्स कराते थे, आजकल के टीचर बहुत कम कराते हैं। मेरे टीचर ने बोला उधर से रीड किया एक पूरा जो है दो एक पूरा पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ रीड किए, उसके बाद काबिल बच्चे को बोलते हैं ये अब बेटा आप करें, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। एक बेहतरीन एक्टिविटी है, रीडिंग स्किल्स बहुत जरूरी है। इसके अलावा लाइब्रेरीज हम जो है ना वो बना सकते हैं बच्चों के लिए। इसके बाद राइटिंग स्किल्स हैं, राइटिंग खुशनवीसी तकरीबन अब खत्म हो गई है। खुशनवीस जो टीचर्स हैं वो उनको लगाना चाहिए 1 2 क्लास में, वो बेहतर राइटिंग जो है ना बच्चों की राइटिंग को बेहतर बनाए। जी जी जी। उसके बाद जो है ना क्या आता है, ये सब कुछ करने के बाद जब रीडिंग राइटिंग स्किल सीखता है तो बच्चा जो जो ऊपर जाता है उसके अंदर ऑटोमेटिकली इंप्रूवमेंट आती है। वो क्रिटिकल थिंकिंग जो है ना फिर ऊपर जाके जो जो ऊपर जाएगा वहां पे बच्चे के अंदर आ जाती है। फिर उसकी स्ट्रेंथ का पता चलता है, उसका मैलान उसका शौक किस तरफ है। जी मतलब सर। मिसाल इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ है, इसका जो है ना डॉक्टरी की तरफ है, कौन किस तरफ है वो ऑटोमेटिकली पता चलता है। जब तक हम बेसिक एजुकेशन को ठीक नहीं करेंगे डायरेक्टली हमें कोई बड़ा आउटपुट नहीं आ सकता। जी सर। मेरी जाती रहेगी है। जी सर। सो इसके बाद जो क्वेश्चन है वो आपने माशाल्लाह से गिलगित बल्तिस्तान में भी बहुत जगहों पर पढ़ा है, कपूरी से लेके जी स्कल्दू, और फिर कराची में भी पढ़ाता रहा आप, और फिर यहाँ पर इस्लामाबाद में भी पढ़ाते हैं, अभी भी पढ़ा रहे हैं माशाल्लाह से। सो सर आपको हमारे वहाँ पर क्या जो लैक्स हैं वो क्या आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ से कंपेयर करें तो वहाँ हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको कंपैरिजन करें तो आपको क्या लैक्स नज़र आते हैं, किस चीज़ की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत तारक भाई बहुत अच्छी बात की आपने कि बेशक मेरा जो है ना तकरीबन पूरा जो कैरियर है ना 2002 टू ऑनवर्ड टीचिंग से ही रिलेटेड रहा। तो टीचिंग में जो है ना बहुत सारी चीजें देखने को मिली। पूरे पाकिस्तान जो है ना पूरे पूरे उसको ना पाकिस्तानियों को पढ़ाया मैंने इंग्लिश मीडियम। कराची में भी मल्टी एथनिक मल्टी जो है ना जो मुख्तलिफ मजाहिब के लोग भी है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, अच्छा बलोची है, पंजाबी है, पठान है, सबको पढ़ाया, गिलगिती है। उसके बाद जो है ना फिर मेरी फर्स्ट पोस्टिंग हुई इधर कैनन गैरिसन में, आर्मी के जो सेटअप में एक्टबाद में, वहाँ पढ़ाया। वहाँ पे मुख्तलिफ एरियाज के लोग होते हैं आर्मी में, उनको पढ़ाया। फिर उसके बाद अटक साइड करबेला साइड पे चले गए, वहाँ पढ़ाया। वहाँ पे थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन में भी जो है ना रहे, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन में। और फिर पिंडी में आया, पिंडी में 3 साल गुजारे, तो 5 साल तो उधर लगा दिए, 1 साल जो है इसके बाद में लगा दिए। तो इस तरह फिर उसके बाद जो है शिफ्टिंग हुई एज ए वाइस प्रिंसिपल इस्लामाबाद मॉडल सेटअप में लगे। अभी आजकल यहाँ पे एज ए प्रिंसिपल काम कर रहा हूँ, पहले भी जिक्र किया था। तो हमारे लड़के जो है ना बहुत ज़हीन बच्चे हैं, गिलगित बल्तिस्तान के बच्चे बहुत ज़हीन हैं। खासकर हमारे पूर्व के जो विलेज के बच्चे बहुत ज़हीन हैं, मैंने जो पहले फॉर्मल डिस्कशन में बता दिया था। और ईगू के बच्चे भी जो ज़हीन मिले, ईगू वाले बहुत ज़हीन हैं। तो ओवरऑल हमें एक चीज़ की कमी है, इसको हमें घर घरेलू लेवल पे भी बेहतर बनाने की ज़रूरत है, एनकरेजमेंट की ज़रूरत है। हमारे अंदर मायूसी वाला फैक्टर ज़्यादा है, मुआशरे में जो है ना मायूसी, ले चांस मुगल ले ची वाले हैं आगे से फिल्म मसों की, इस तरह की बातें ज़्यादा है। हमें घर पे भी जो है इनकरेज करने की ज़रूरत है बच्चे को जब वो बड़ा हो रहा हो। और साथ साथ जो है स्कूल में भी इनकरेजमेंट की ज़रूरत है। स्कूल में एक बच्चा उर्दू में बात करना शुरू करे तो टीचर उसको इनकरेज करे, बेटा बहुत अच्छी बात है, आप उर्दू बोल सकते है? हैं, डिस्करेज ना करें। तो ये बाकी ओवरऑल यहाँ के लोग काफ़ी कॉन्फिडेंट होते हैं। शहरी लोग जो है कॉन्फिडेंट ज़रूर होते हैं, लेकिन ज़हीन हमारे बच्चे होते हैं, मेहनती भी होते हैं। हमें डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। हमारे मायूसी का फैक्टर ज़्यादा है, हमारे इकोनॉमी हमारी जो है ना थोड़ी कमज़ोर है। लेकिन मेरी नज़र में इकोनॉमी जो है ना इतना बड़ा फैक्टर नहीं है। अगर हम बहैसियत कौम जो है इसको टैकल डाउन करें, तो जैसे अपने सलीम भाई के साथ में डिस्कशन में कह रहा था, बहैसियत कौम अगर हम ले लें तो इसको आराम से हल कर सकते हैं। हम फजूल चीज़ों पे बहुत खर्च करते हैं। जैसे हमारे यहाँ शादियाँ होती है हर मज़ाहिब में, उलेमा को साथ लें कि आज के बाद ही शादियाँ जो है, निकाह जो है जब मस्जिद में होंगे, खानकाह में जब मस्जिद में निकाह होगा और वहीं से रुखसती बस। वलीमे में जो सुन्नत तरीका है, सिंपल खाना खिलाएंगे और शादी के अखराजात जितने भी होते हैं वो
बच्चों के एजुकेशन पे लगा दें, ये भी हम कर सकते हैं। इसी तरह जो हमारे फ्यूल के अखराजात हैं, उसके लिए हम कोई कलेक्टिव इस तरह एफर्ट करें, दरिया पे कोई गाँव के लिए स्पेशली एक गाँव के लिए दरिया पे कई जगहों पे मैंने हसन भाई से भी डिस्कशन की थी कि हम जो है रिवर्स टेक्निक के जरिए पानी को ऊपर जो है ला के फिर रिवर्स फ्लो करा दें। इस तरह हम कोई कई ऐसी जगह है जहाँ पे हम बिजली घर गाँव के लिए बना सकते हैं। तो जो बरकती रंठा जिस जगह पे है, जिसे हम कहते हैं, वहां से पानी को ऊपर खींचे, ऊपर से वापस रिवर्स कर दे, तो पानी जो है ना इतनी बिजली पैदा तो होगी कि कुड़ के लिए काफी हो। तो इससे हम हीटर भी जला सकते हैं। लोकल लेवल पे हमें कुछ करने की जरूरत है, कुछ कर सकते हैं। नाले में भी हम अगर बिजली घर लगा दें, तो हीटर भी लगा देगा तो क्या होगा, बिल इतना नहीं आता जितना जो है फ्यूल का खर्च आता है। तो इधर से भी हम बचा सकते हैं, कई तरीकों से हम बचा सकते सर हैं, ये इसको सही डायरेक्शन में यूज कर सकते फाइनेंशियल हैं। क्राइसिस को इस तरह हल कर सकते हैं, लेकिन जो कॉन्फिडेंस का मसला है और जो लिंग्विस्टिक एक बैरियर होता है हमारे जी जी। लड़कों में, ये भी प्रॉब्लम होता है। तो इसको कैसे हल किया जाए, इसको कैसे टैकल किया जाए? लिंग्विस्टिक बैरियर के लिए कि ये है कि जैसे पहले अर्ज कर चुका मैं, क्लासरूम में जो है ना बच्चों को दुनिया से कांटेक्ट कराएं। सिर्फ एक टीचर पढ़ाते ना रहे, टीचर्स को भी ट्रेनिंग की जरूरत है, क्योंकि हमारे टीचर्स जो है ना इस चीज से मना करते हैं हेड्स को भी कि आप ये ना करें वो ना करें। अभी मैंने खुद अपनी क्लासरूम में कम से कम 4-5 क्लासरूम में मैंने एलईडीज लगा दी है, जी सर। जो एंड्रॉइड एलईडी जिसे कहते हैं, वाईफाई डायरेक्ट कैच करती हो, और उस पे जो है ना टीचर पढ़ाएगा, एक टॉपिक को वो करेगा, खुद से पढ़ा रहा होगा, और कई एक जो है ना चीजें उधर वो लेक्चर उधर खोलेगा, दुनिया से कांटेक्ट में होगा। देखिए इसको दुनिया किस नजर से देख रही है इस टॉपिक को, मतलब इंग्लैंड वाले किस तरह पढ़ते हैं इसको, अमेरिका वाले किस तरह पढ़ते हैं, यूके वाले, एक्स वाले किस तरह जो है क्लासरूम में एलईडीज लगा लें, जी सर। बच्चे को दुनिया से कांटेक्ट कराएं, उसकी लर्निंग बेहतर होगी। जितनी उसकी लर्निंग बेहतर होगी, उतना जो है उसका हमारा बेहतर आउटपुट आएगा। सवाल यही मेरा, आपको कौन सा जी सर, वही ये जो लिंग्विस्टिक बैरियर और लिंग्विस्टिक? हाँ, कॉन्फिडेंस लिंग्विस्टिक्स को के लिए कैसे? लिसनिंग होती है ना, जी सर। तो लिसनिंग के बगैर जो एक बच्चा है, कुदरत का उसूल है, कोई बच्चा पैदा होते ही बोलता नहीं। जी सर, और जब दूसरा तक वो सुनता रहेगा, ये बिल्कुल वो है खाली मेमोरी है। वो 2 साल बाद फिर वही बोलेगा जो है पेरेंट्स का जो लैंग्वेज है, जो पेरेंट्स ने घर पे सीखा है, वही कुछ है। अब वो नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा, शायद एग्जैक्टली मुझे याद नहीं रहा, इन्होंने कहा बल्कि उसने कहा ये फ्रॉइड ने ये फ्रॉइड जो है साइकोलिंग्विस्टिक्स के बहुत बड़े माहिर थे, बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट थे। फ्रॉइड कहता है कि गिव मी अ चाइल्ड और लेट मी नो व्हाट एवर यू वांट टू मेक हिम, कि मुझे एक बच्चा दें और आप मुझे ये बताएं कि उसका मजहब क्या बनाना है, आपने उसको लैंग्वेज क्या सिखाना है, उसको बदतमीज बनाना है, महजब बनाना है, जो भी बनाना है, उसको साइंटिस्ट बनाना है, ठीक है जी, उसको सोशल बनाना है, अनसोशल बनाना है, रूट बनाना है, वो सभी आप मुझे बता दीजिएगा। आप जो है 20 साल बाद मुझसे वापस ले लो, तो वैसा बन गया होगा। तो इसकी जो है ना बच्चे की किरदार साजी, बच्चे की तालीम और तरबियत का ताल्लुक उसके मुआशरे से है, उसके स्कूल से है। तो स्कूल में क्या पढ़ा रहे हैं, उसके मुआशरे में क्या पढ़ा रहे हैं। इसी तरह हमारे मदारिस से, मजहबी मदारिस से हम जुमा के लिए जाते हैं, वहाँ पे क्या कुछ जो है तकरीरों में जो है ना वो किया जाता है, जिक्र होता है, वो सब लर्निंग का हिस्सा है। तो लिहाजा एज ए होल जो है मुआशरा हमें चेंज करने की जरूरत है। इसके लिए हमें उलमा को भी साथ लेके जाना पड़ेगा, जी पेरेंट्स को भी साथ मिलाना पड़ेगा, मुफक्किरीन को साथ लेना पड़ेगा, सबको साथ लेके चलना होगा, टीचर्स को भी। और टीचर्स ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, सबसे बड़ी बात हमारा टीचर्स को भी ये जो 3 डोमेन्स है, मेन डोमेन कॉग्निटिव इफेक्टिव डोमेन भी सिखाना बहुत जरूरी है, और एनकरेजमेंट बहुत जरूरी है। एक बच्चे को एनकरेज करें, डिस्करेज कभी ना करें, कि आप कुछ भी नहीं बन सकता, ये वाली बात बिल्कुल ना करें। और सर कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बढ़ाए, जैसे कि ये कॉन्फिडेंस क्वेश्चन का लेवल पॉइंट के है। लिए तारक भाई बात ये है ना कि आप, फिर वही बात आती है, घर पे भी डिस्करेज न करें। जी बच्चा अगर बोलता है तो बोलने दे, बच्चे से मशवरा ले। हतली का कौल है कि आप जो है हतली करमला जो फरमाते हैं कि आप 7 साल तक बच्चे को बादशाहों की तरफ पालें, इसको बोलने दें, इसको जो है बार बार आप टोकी नहीं। जी फिर उसके बाद 7 साल यानी 14 साल तक इसको जो है गुलामों की तरह रखें, इसको थोड़ा सा दबाएं, तहजीब सिखाएं, ये सिखाएं वो सिखाएं। उसके बाद 7 साल तक जो है यानी 21 साल तक का दौराना दिया और इस्लाम ने, इमाम ने,
कि इसके बाद जो 7 साल है उसमें बच्चों से मशवरा ले, बेटा हमने इस मामले में हम क्या करें घर के हवाले से। तो लर्निंग जो है, लर्निंग का ज्यादा हिस्सा घर से होता है और हम समझते हैं स्कूल वाले करेंगे, स्कूल वालों का ठिकाना है, ऐसा नहीं है। तो घर पे मशवरे ले, वो बच्चा जिससे मशवरा लेता है वो बहुत ज़हीन बनता है। अभी मैं अपने बच्चे को रोजाना सोते हुए एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी से क्या होता है, कहानी से बच्चे की जो है मेंटल ग्रोथ हो जाती है, कॉग्निटिव डोमेन उसका बढ़ जाता है। अभी आप देखिए प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट है, यूएसए, उनका इलेक्शन आगे होने वाला है नवंबर में। अभी से जो है लोगों ने इनको जज करना शुरू किया, इनको कहते हैं स्टेट ऑफ यूनियन स्पीच। स्टेट ऑफ यूनियन स्पीच को आप लोगों ने सुना होगा। स्टेट ऑफ यूनियन स्पीच वो किस तरह करते हैं? स्टेट ऑफ यूनियन स्पीच या वैसे भी अमेरिका के जो सुरूर है वो जाते हैं हमारे सुरूर की तरह, हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरह वैसे जो दिल में आए बोलते नहीं है। वो बाकायदा जो है ना लिख के ले जाते हैं और उनके माइंड में होता है, पता होता है क्या मैंने बोलना क्या नहीं बोलना। वो एक कहानी बयान करते हैं लोगों की तवज्जो मबजूल करने के लिए, फिर उसकी कहानी की कॉन्टेक्स्ट में फिर आगे वो करते हैं। हम पहले बंदे ही नहीं करते, उसकी बुराई भलाई शुरू कर देते, वो तो फिर दूसरा कैच ही नहीं करेगा। अब अमृतसर यूनिवर्सिटी में ओबामा की आप तकरीर सुनेगा, उसने स्टार्टिंग कैसे लिए मैंने सुनी। वो अपनी कहानी बयान करता है, उस वक्त शाम में इन्होंने इतनी तबाही मचाई हुई थी, तो वो लड़ी तो हो रही है बातें। नहीं नहीं सर। यानी हमें इंटरेक्ट करना सीखना होगा। यस सर। वो कहते हैं मिस्टर जॉर्ज कोई नाम लेता है कि ही वाज एन अमेरिकन, ही वाज वर्किंग फॉर द यूनाइटेड नेशन and he was involved in serving the suffering people in Syria, and some terrorists killed him brutally, XYZ. सारे लोग उसको देख रहे हैं, यार क्या ऐसा हुआ? अरे भाई आप जो मार रहे हैं शाम में आके, आपको क्या टिप्पणी मारने के हमारे लोगों को? वो अपनी कहानी बयान करते हैं, अपने एक जॉर्ज की कहानी बयान कर रहे हैं कि ये आया था, ये बेचारा आया था यूनाइटेड नेशन के थ्रू शाम में गरीब लोगों की मदद के लिए, ठीक है, इनको ये खुराक दे रहा था। तो इसको क्या किया टेररिस्ट ने जी, बड़ी बेरहमी से कत्ल किया। तो ये स्टाइल है इनका। तो हमें भी जो है ना कुछ सीखना होगा इनसे। यानी हम ये नहीं कहते कि मतलब हम किसी पे जुल्म करें, इस्लाम अमन का मजहब है। बात ये है कि हम भी जो है ना बच्चों को क्या करें, परवरिश उनकी तरतीब से करें, बच्चों को थोड़ा सा जो है शामिल करें उसमें, परवरिश में, राय लेने में, हर हवाले में। तो ये मेरी जाती राय है, हो सकता है कोई इससे खिलाफ करे। नहीं नहीं सर। अब इसके बाद जो है कॉलेज लेवल पे आते हैं। कॉलेज लेवल में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्री मेडिकल लें, प्री इंजीनियरिंग लें, और या आईसीएस लें या आर्ट्स लें, जी जी तो किस क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए इस फील्ड को चूज करें, क्योंकि फील्ड चूज एक बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है हर किसी का। तो वो किस कैसे उनको समझ में नहीं आता आ रहा होता है कि आगे स्कोप क्या है, या किस क्राइटेरिया स्कोप के बेस पे करें, या किस बेस पे जो फील्ड है उसको चूज करें। अरे भाई ये बिल्कुल ये बात काफी तक हम कर चुके हैं। ये परेशानी हमें भी हुई, बहुत परेशानी हुई। मैं उस बंदे का नाम नहीं लेता। मैं जब इंटर में गया एडमिशन के लिए, मैंने फॉर्म उनके सामने रख दिया, भाई आप मुझे गाइड करें या आप खुद इस फॉर्म को फिल करें, मुझे क्या करना चाहिए। उसने कहा आपकी मर्जी भाई यार। मैंने कहा फिर मैं प्री इंजीनियरिंग पढ़ूं? उन्होंने कहा नहीं नहीं इंजीनियरिंग बहुत मुश्किल है। फिर उसके बाद मैंने कहा प्री मेडिकल पढ़ूं, क्योंकि साइंस में मैट्रिक किया था मैंने। तो कहा नहीं यार प्री मेडिकल आपसे किधर कंट्रोल होगा। मैंने उससे ना कि प्री मेडिकल डाल दिया, मतलब जज्बाती हो गए बस खुद, दूसरा बंदा रिस्पॉन्ड ही नहीं करे। यानी वो जब भी मुझे आर्ट्स की तरफ भेज रहे थे, आर्ट्स भी अच्छी चीज थी, बहरहाल बाद में पता चला। लेकिन डायरेक्टली हम जो है ना दूसरे से इंटरेक्ट तो करें, क्या ख्याल है, दूसरे को चाय पिलाएं, भाई ये बड़ी खुशी हुई आप गाँव से आए हमारे, तो चले हम डिस्कस करते इसको, कहीं बैठ के डिस्कस करते, इस तरह कोई बात नहीं हुई। तो डायरेक्टली हम डिस्करेज करते हैं। आप उसके स्ट्रेंथ को देखें, जो बच्चा पढ़ना चाहते हैं उसके पेरेंट्स को भी इसमें जो है शामिल होना पड़ेगा। जैसे कैरियर काउंसलिंग का फैक्टर मैंने शुरू में बता दिया, हमारे यहाँ स्कूलों में भी ना होने के बराबर है। अभी मॉडर्न टीचर आए, मेहदी भाई लोग आए, अफजल भाई, दूसरी दीगर टीचर्स मुख्तलिफ शहरों से पढ़कर आए, तो
इनको तो पता है, ये लोग कैरियर काउंसलिंग करते होंगे। हम भी, हमारा भी बाकायदा जो है ना एक सेशन होता है महीने में एक दफा स्कूल में, इधर इस्लामाबाद में मेरे स्कूल में मैंने सेशन रखा हुआ है बाकायदा, कैरियर काउंसलिंग के हवाले से 9-10 वालों को हम पढ़ाते हैं कि आगे आप क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मर्जी तो उनकी है, उनके पेरेंट्स की है, लेकिन हम इनको फील्ड दिखा देते हैं, वो मुकल फील्ड है। मेरी जाती राय ये है कि आप इकोनॉमिक फैक्टर को जरूर ध्यान में रखें। बहुत सारे लोग चले जाते हैं शौक के तहत, मुझे ये बनने का शौक है, लेकिन वो शौक तो बहुत जल्दी पूरा हो जाता है। जी, जब उसको पता लग जाता है इसमें तो इकोनॉमिकली जो है कोई फायदा नहीं है, सही। तो दुनिया के साथ हमें चलना होगा। जैसे कंप्यूटर साइंस है, बेस्ट है। कंप्यूटर साइंस को जो है ना बाकायदा स्किल के तौर पर सीख ले, तो सिर्फ डिग्री के लिए नहीं, स्किल के तौर पर सीख ले, कंप्यूटर साइंस बेस्ट है। इसके अलावा इंजीनियरिंग मेडिकल की भी अपनी अहमियत जरूर है, लेकिन दुनिया के साथ चले तो इकोनॉमी ठीक है और कंप्यूटर साइंस बेहतर है, मेरी सर जाती ये राय है। स्टूडेंट्स हमसे भी पूछते हैं, हम यहाँ पर शेयर जी करते जी हैं तो हम उन अच्छा सर, क्वेश्चंस मेरे से भी कुछ पूछते हैं स्टूडेंट्स कि आप हम किस फील्ड में जाएं, आईसीएस में जाएं, मेडिकल में जाएं। तो मैं खुद भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि इनको अगर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर फील्ड तो एक तो बेस्ट है, वहाँ पर जाएं तो बेस्ट बेहतर है, लेकिन हम गवर्नमेंट जॉब के हवाले से देखें तो आर्ट्स सब्जेक्ट हमें काम आ रहा होता है, पॉलिटिकल साइंस वगैरह या वो सारे इंग्लिश पे फोकस ज़्यादा कर सकते हैं आर्ट्स लेने, तो गवर्नमेंट सेक्टर में हमें वो फैक्टर्स एक प्लस पॉइंट होता है अगर आर्ट्स सब्जेक्ट लेने और उसमें हम सही से पढ़ें सही मानों में। लेकिन अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो जॉब मिलने तक के जो सेक्शन है उसमें हमें टीचिंग वगैरह उस तरह के कोई फैसिलिटीज नहीं होता, मतलब जॉब मिलना मुश्किल हो जाता है। तो आप आर्ट्स और उसमें साइंस उसको के कैसे हवाले से। साइंस के हवाले से किसको प्रेफर करेंगे? और जी तारिक भाई, बात ये है कि बंदे की कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। अगर आप माहिर हो जाए किसी भी फील्ड में चले जाए, आर्ट्स में जाए साइंस में जाए, इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बंदा, वो लड़का, वो स्टूडेंट जो है ना, लड़की बिल्कुल जो है ना माहिर बने, आगे दिल लगा के पढ़े, सिर्फ ये ना हो कि टाइम पास के लिए कर रहा हो, तो ये है। लेकिन मेरी जाती राय ये है कि हम लोग हैं गरीब, जी यानी बहैसियत कौम ही हम लोग जो है ना पाकिस्तान लोग गरीब लोग होते हैं। लिहाजा हमें इकोनॉमिक फैक्टर को जहन में रखना होगा। जैसे मॉडर्न एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। अभी सब कुछ बदल रहा है, बैंकिंग सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, सब टेक्नोलॉजी के बेस पे चले जा रहा है। तो लिहाजा टेक्नोलॉजी की तरफ, कंप्यूटर एजुकेशन की तरफ ज़्यादा जाए तो बेहतर है। साइंस में भी ये था कि ये जो इंजीनियरिंग और मेडिकल ठीक है, वो उनकी ज़रूरत हमें ज़रूर है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट भी गलत है कि जो भी फारिग हो जाएगा उसको गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब को ही ज़हन में रख के, मद्देनज़र रख के पढ़े। जी वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट, किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट जो है सभी पूरी आबादी को जॉब नहीं दे नहीं दे सकती। सकते। तो बंदा जो है फारिग होने के बाद, यूनिवर्सिटी से फारिग होने के बाद कॉलेज में जो लेगा, लाजिम बात है उस सब्जेक्ट, उसी में से एक को जो है ना आगे यूनिवर्सिटी में वो लेके जाएगा। तो यूनिवर्सिटी से फारिग होने के बाद इस लायक होना चाहिए कि वो अपनी जो है ना कमाई खुद कर सके, उसके बाद इतने सारे स्किल्स हो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कि वो दुनिया को जो है ना कुछ ना कुछ दे सके, ये है। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वगैरह बेशक इनकी, मतलब जो है ना, इनका जो स्कोप है, तो इनका स्कोप तो कुछ ज़्यादा है, इनकी अहमियत कुछ ज़्यादा है बेशक, लेकिन हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज ना होने के बराबर है। यस। जैसे कोई फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में काम करता है, उसको कराची में ही रहना होगा। अब क्या उसके लिए तैयार होगा वो यानी एक फील्ड को चूज करते हुए इसको सोचना पड़ेगा। एक बंदा बनना चाहते हैं फौज में ऑफिसर, देखिए जी आप काबिल भी हैं, सब कुछ है, अब साइकोलॉजिकली क्या फिट है फौज के लिए, ठीक है जी। और एक डॉक्टर बनना चाहता है, क्या वो उसके लिए फिट है, उसको अपने आप को उधर रख के देखना पड़ेगा, खुद को भी, कि अगर आपको रात को जो है 2 बजे कहीं बुलाए तो आप जाने के लिए तैयार है कि पेशेंट को देखने के लिए आए। तो ये सारी चीजें सोशली आपके अंदर वो स्किल्स हैं या नहीं, वो भी देखना पड़ेगा। जी सर, और उसके बाद यूनिवर्सिटी लेवल पे आते हैं, वहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम वैसे हमारे जो पेरेंट्स हैं उस पे इतना इकोनॉमिकली, जिस तरह आपने भी बताया कि थोड़ा सा वीक होते हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा वीक होते हैं ज़्यादातर पॉपुलेशन। तो उन वो लेकिन फिर भी पेरेंट्स अगर फीस के हवाले से 1 लाख वो फीस तकरीबन जो अच्छे यूनिवर्सिटी है इससे ऊपर है, ऊपर ही होता है, लेकिन वो फीस दे के अच्छे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहिए, या हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट कॉलेजेस में हम सिर्फ डिग्री हासिल करें, बाकी जो कुछ पैसे हैं वो
वो हम स्किल्स के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेब डेवलपमेंट, इन चीज़ों पे लगाते हैं और वहाँ से डिग्री मिले और यहाँ से स्किल्स भी सीखें। तो कौन सा आप प्रेफर करेंगे, कौन सा बेहतर होंगे? तो जहाँ तक ये जो मशहूर यूनिवर्सिटीज है ना, नस्ट वगैरह है, कॉमसेट्स, कॉमसेट है, लम्स वगैरह है, फायदेमंद। इनमें हो जाए तो और बात ही और है। बहुत अच्छी बात है। आजकल तो जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज है ये तो प्राइवेट है ना तकरीबन। यस, ये नस्ट वगैरह है, लम्स वगैरह, GIK वगैरह, तो UT पेशावर है, UT लाहौर एक्सवाइजर, ये तो प्राइवेट है ज्यादातर। आजकल तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी जो है ना, फीसें बहुत हो गई है। 1 लाख से ऊपर 2 लाख तक जो है चली गई। इस्लामिक यूनिवर्सिटी में भी मैं देखा था, बहुत ज्यादा फीसें हो गई। तो कोशिश ये करनी चाहिए, अगर स्कॉलरशिप पे मिल जाता है, सबको तो स्कॉलरशिप मिलना मुश्किल है, इसके लिए हमें फिर बैक साइड से प्लानिंग बनाने की जरूरत है कि किस बच्चे को हमें कहाँ तक लेके जाना है, ठीक है जी, और उसको स्कॉलरशिप मिले। नाइन मैट्रिक में उसके अच्छे नंबर हो, इंटर में अच्छे नंबर हो, ये सब कुछ जब भी पॉसिबल है जब एक हेड जो है ना उसके पास विजन हो, टीचर उसके साथ दे, पेरेंट्स को पता हो कि मेरे बेटे ने क्या बनना है, मेरी बेटी ने क्या बनना है, कहाँ तक जाना है, फिर जाके पॉसिबल है ये स्कॉलरशिप वगैरह। बैठे बैठे स्कॉलरशिप मिलना मुश्किल है। स्कॉलरशिप के बगैर जैसे लम्स में पढ़ना, नस्ट वगैरह में पढ़ना जो है ना बहुत मुश्किल है। नीट बेस्ड शायद स्कॉलरशिप कुछ आते हैं, तो जहाँ से भी पढ़े पढ़े। एक कहते हैं ना, कुछ न करने से कुछ करना बेहतर है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी भी बेकार नहीं है। हम कहते हैं हम कुछ चीज़ों को हम खुद से एक प्री एग्जामिनेशन करते हैं, प्री एज्यूम करते हैं ना, ये गलत है कि यार वो फलान बंदा ठीक नहीं होगा, फलान यूनिवर्सिटी ठीक नहीं है। आप डिग्री लें। जो मैंने जाती तौर पर ऑब्जर्व किया है, किसी भी यूनिवर्सिटी से लर्निंग इतनी नहीं होती। वहाँ पे लोग आते हैं, मुख्तलिफ किस्म के दिमागों से हमारी मुलाकात होती है, और उससे हम सोशल, इमोशनल बिहेवियर, वो ये चीज़ें ज़्यादा सीख जाते हैं। यूनिवर्सिटी से फारिग होने के बाद आप भी एक फील्ड में आएगा, नस्ट वाला भी एक फील्ड में आएगा, लम्स वाला भी आएगा, तो वो फील्ड से ज़्यादा सीखता है। तो फील्ड में हर कोई आ सकता है। जैसे HPSC का टेस्ट है, नस्ट वाला भी दे रहे हैं, लम्स वाला भी दे रहे हैं, एक आम जो गवर्नमेंट स्कूल से दिया हुआ वो भी दे रहे हैं। आप चेक कीजिएगा कितने लम्स वालों ने जो है CSS पास किए। मैं देख रहा था लास्ट टाइम लम्स वाला है, वो टॉपर था इंग्लिश का, और फेसबुक पे आया था कि लम्स का जो है ग्रेजुएट है। जब चेक किया कम्प्लीटली तो पता चला इंग्लिश में उसके सिर्फ 85 मार्क्स है। तो क्या कौन सा बड़ा तीर मारा? ये कॉन्सेप्ट है हमारा, ये भी गलत है कि फलां यूनिवर्सिटी वाले ही सही कराते। ऐसी बात नहीं। गवर्नमेंट सेक्टर से एक निकला हुआ बच्चा भी आगे जा सकता है, प्राइवेट सेक्टर से भी निकला हुआ जा सकता है। लेकिन बात यह है कि उसने कितनी मेहनत से, इनकी जो है तनदेही के साथ, कितनी कोऑपरेटिव मैंने ऑर्गेनाइज वे में मेहनत की है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कामयाबी।